हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। महासागरों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रेट पैसिफिक ओशन को माना जाता है, साथ ही ये सबसे बड़ा भी है। यानी कि एक बड़ी वाटर बॉडी में यदि गार्बेज पैच जमा हो जाए तो इसका इंपैक्ट वहां रहने वाले पूरे मानव और साथ में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर देखने के लिए मिलता है। आज का टॉपिक इसी बात पर आधारित है। मेरे पीछे जिस इमेज को आप देख रहे हैं इसका नाम है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जिसको खोजा गया था 1997 में। अब ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक्चुअल में है क्या और ये किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रही है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पैसिफिक ओशन के यदि आप लोकेशन देखेंगे तो यह है हमारा प्रशांत महासागर, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, जिसको हम कंबाइंडली यूरेशिया कहते हैं, एक्चुअल में यूरोप और एशिया का ये सबमर्ज कॉन्टिनेंट है। यदि आप एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग देखेंगे तो ये इसके साथ सीमा साझा करता है और साथ में दक्षिण में आता है ऑस्ट्रेलिया, और ये है हमारा पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र। दक्षिण में है दक्षिणी सागर के साथ और साथ में उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ सीमा बनाता है। और आज जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो है उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अर्थात वह क्षेत्र जहां आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो डेवलपमेंट है यही इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के लिए। जरा ध्यान से समझना कि ये जो USA, कनाडा और साथ में जितने भी विकसित देश यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, अब वो विकसित हों या फिर अल्पविकसित हों या फिर अविकसित हों, आज के समय में यदि हम भूटान देश की भी बात करते हैं जहां पर बेसिकली आपको उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो क्या यहां पर किसी भी प्रकार का गार्बेज आपको मौजूद नहीं देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। कारण यह है कि भाई कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसे गार्बेज का, ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज करते हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। यानी आज के समय में हम चाहे जितना भी बचने का प्रयास करें कि हम माइक्रो प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक से बनी हुई किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, तो यह सुनने के लिए अच्छा है, परंतु वास्तविकता में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में यह लगभग असंभव प्रतीत होता है। तो क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसे कंट्रोल करने का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए? यदि ऐसा सोचकर हम प्रयास भी ना करें तो यह बात गलत होगी। इसलिए हम ये बात मन में रखें कि भाई इसको कंट्रोल कर पाना हमारे बस में तो नहीं है, यानी कि वर्तमान समय में संभव तो नहीं है, परंतु इसका उपयोग जितना हो सके उतना कम तो किया जाए। और यदि इतनी बात हमने ध्यान में रख ली तो आने वाली जो हमारी संतति होगी और साथ में एनवायरनमेंट का जो फ्यूचर होगा उसे काफी हद तक बचाया जा सकता है, उसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिएगा कि इस न्यूज के अकॉर्डिंगली इस ग्रेट पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी नदन पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको एक गार्बेज पैच देखने के लिए मिली है। पैच का अभिप्राय कि जो कचरा होता है, कचरे का एक बहुत बड़ा भंडार यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यदि तटवर्ती क्षेत्रों की हम बात करें तो तटवर्ती क्षेत्रों से यह प्रारंभ होता है और मध्य प्रशांत महासागर तक इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों ही ओर से। यानी यदि आप नॉर्थ अमेरिका एरिया की बात करें जिसमें अलास्का वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इस एरिया की बात करते हैं जिसमें साइबेरिया वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही क्षेत्रों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। यहां यदि इस पूरे के पूरे PDF को आपको डाउनलोड करना हो और साथ में यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, कई बार ऐसा होता है कि भाई YouTube में मैं सेशन तो अटेंड कर रहा हूं बट मैं वार्तालाप कहां करूं, यदि आपका कोई डाउट है तो मैं उस डाउट को कहां पर क्लियर करूं, तो ये तमाम प्रकार के मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहां पर मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि ना मिले तो ये डायरेक्ट QR है, आप इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं भाई। अब देखिएगा कि जो प्रशांत महासागर है इसमें कचरा डंप यार्ड का आकार लगातार बढ़ रहा है। अब लगातार बढ़ने का अर्थ यहां पर क्या है भाई? क्योंकि 1997 में जब ये पहली बार मुद्दा सामने आया था उस समय ये उतना वैश्विक आधार पर प्रभावित कर देने वाला मुद्दा नहीं था, पर जैसे इस समय में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री को स्थापित कर रहे हैं, जैसे जैसे हम वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है मानवों के इन क्रियाकलापों के द्वारा। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जिन चीजों का हम उत्पादन करते हैं
और उस उत्पादन में जो वेस्टेज सामग्री हमारे पास आती है उसको हम प्रवाहित करते हैं नदियों में, और ये नदियां अनफॉर्चुनेटली जाकर किसी ना किसी सागर या महासागर में मिलती हैं। तो वह अब हमने डायरेक्ट जो वेस्टेज था उसको महासागरों में प्रवाहित नहीं किया, परंतु इनडायरेक्टली जब हमने उसको नदियों में प्रवाहित किया तो नदियां उस डंप को या फिर नदियां उस वेस्टेज को अपने साथ लेकर चली गई महासागरों में। अब ये क्रिया आज के समय से तो चल नहीं रही है, इस क्रिया को आप देखेंगे कि लगभग बहुत लंबे समय से ये क्रिया निरंतर चली आ रही है। भारत में इसका प्रत्यक्ष जीता जागता एग्जाम्पल आप झारखंड में प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी में देख सकते हैं कि भाई ये जैविक मरुस्थल में परिवर्तित हो गई है। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के और एग्जाम्पल आपको वर्ल्ड में कई स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि नदियां प्रभावित हो रही हैं, ये बात हमें पता है, पर ये नदियां एंड ऑफ द डे किसी महासागर में मिल रही हैं, और इन नदियों के प्रभावित होने के कारण महासागर भी तो प्रभावित हो रहे हैं, और इन महासागरों की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। परंतु यदि मानव ध्यान नहीं दे रहा है तो मानव ने इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बना रखी हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, जो समय समय पर हमको आगाह करते हैं कि मानव इनको कंट्रोल करे, और यदि नहीं कंट्रोल कर पाता है तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा यह हम बता देते हैं। अब यदि इस डंप यार्ड की हम बात करते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टेक्सास से लगभग 2 टाइम्स ये बड़ा है, मतलब कि आप जरा सोचें कि कितना विशालकाय ये पूरा पैच है और कितने समय में ये निर्मित हुआ होगा, और इसको कंट्रोल करना कितनी बड़ी समस्या आज बन चुकी है। इसके लिए द ओशन क्लीनअप एक संस्था है, इसने अध्ययन में पाया है कि 2015 में वह क्षेत्र जहां पर कचरा आपको लगभग 2.9 किलोग्राम पर किलोमीटर स्क्वायर में प्राप्त होता था, यानी कि ये था उसका डेटा 2022 में, यानी कि ओनली 7 ईयर में ये लगभग 10 गुना बढ़ जाता है, और ये मिलता है हमें लगभग 14.2 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। और यहां पर जो एनपीजीपी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एनपीजीपी, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन या फिर नॉर्थ पैसिफिक गार्बेज पैच, इसमें लगातार जो वेस्टेज जमा हो रहा है इसका स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। और अब बेसिकली ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक और मैक्रोप्लास्टिक के कारण ये पैच बना है, ऐसा कहा जा रहा है। भाई माइक्रोप्लास्टिक के कारण क्यों? क्योंकि वर्तमान समय तक आप देखेंगे कि प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत से हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। G7 यदि शिखर सम्मेलन आपको याद हो, यदि आपने पढ़ा हो, है ना, लंदन के जो लंदन कन्वेंशन था जिसको 1972 में शुरू किया गया था, तो इसमें भी बहुत सारी स्टडीज से ये मालूम चला है कि भाई हमने बड़े प्लास्टिक को तो कंट्रोल कर लिया है, बट अभी भी हम छोटे प्लास्टिक, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जिसका आकार 5 मिलीमीटर तक होता है ना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और इवन ये माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में भी मौजूद है, वो कैसे मैं आगे बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम इसको महासागरों में, नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि भाई माइक्रो प्लास्टिक, ये 5 मिलीमीटर आकार का प्लास्टिक का टुकड़ा क्या ही इंपैक्ट कर लेगा। ये 10 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, यानी कि इसका आकार 10 सेंटीमीटर तक होता है। ये क्या ही इंपैक्ट करेगा और मानव स्वास्थ्य पर कैसे नेगेटिव इंपैक्ट ये डाल सकता है। परंतु याद रखें, ये छोटे छोटे जो गलतियां हो रही हैं ये पूरा वर्ल्ड कर रहा है, अर्थात वह पूरा क्षेत्र जो भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन के साथ सीमा बना रहा है, उसमें भी जो नदन पोर्शन है वहां पर ये एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। यदि आप नदन पोर्शन में ही साउथ चाइना सी वाला एरिया देखें, है ना, यदि आप येलो सी वाला, पीला सागर वाला एरिया देखते हैं, जापान सागर वाला क्षेत्र यदि आप देखते हैं, और साइबेरिया में विभिन्न प्रकार की और ना जाने कितनी प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं इंडस्ट्री से संबंधित, जिसमें ये माइक्रो प्लास्टिक डायरेक्टली प्रवाहित किया जा रहा है पैसिफिक ओशन में, और इसीलिए ये माइक्रो प्लास्टिक को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के लिए। और बताया जा रहा है कि केवल और केवल 7 साल में इसका आकार 10 गुना तक बढ़ना, आने वाले समय में इसके और अधिक आकार बढ़ने का एक संकेत है। और यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में तो जो वैश्विक कार्बन चक्र है ये प्रभावित हो ही रहा है, आने वाले समय में ये वैश्विक कार्बन चक्र और अधिक ज्यादा प्रभावित हो सकता है। और यदि ये प्रभावित हुआ तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मानव पर होगा। अब कैसे प्रभावित हो सकता है? तो याद रखना, समुद्रों में जू प्लैंकटन एक
वनस्पति, एक प्रकार का शैवालों को खाने वाला जीव होता है ना। ये प्लैंकटन परिवार का एक सदस्य होता है। और प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, होलो प्लैंकटन, ये तमाम प्रकार के जो प्लैंकटन होते हैं ये इस कार्बन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात ये महासागरों में कार्बन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परंतु जब ये गार्बेज जमा हो रहा है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन जू प्लैंकटन पर पड़ रहा है। अर्थात इनका जो जीवन था ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और इनके जीवन प्रभावित होने के कारण ही, है ना, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है। देखो भाई, मैंने सब कुछ डेटा यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप इस पूरी पीडीएफ को यहां पर टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एक सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। परंतु ये पीडीएफ आवश्यक होती है, तो इसको आप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एक संस्था है IUCN ने भी बताया है कि हर साल प्रशांत महासागर में लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक छोड़ा जाता है। ये महासागरों की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल सभी महासागरों की। आप सोचें 8 मिलियन टन अकेला प्लास्टिक हम छोड़ रहे हैं, और बाकी कचरा, बाकी वेस्टेज तो अलग है। यानी कि जितना भी समुद्री मलबा है इसमें लगभग 80% तो ये प्लास्टिक है। और माइक्रो प्लास्टिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया जा रहा है भाई? क्योंकि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके शरीर में ये माइक्रो प्लास्टिक इनडायरेक्टली प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में रह रहे हैं ये, और जब माइक्रो प्लास्टिक समुद्र सतह पर जमा हुआ या फिर समुद्र की तलछटी पर जमा होगा, और जब ये भोजन करेंगे समुद्री जीव जंतु, तो इनडायरेक्टली इनके शरीर में जब ये माइक्रो प्लास्टिक गया तो ये माइक्रो प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है, और फिर इन्हीं समुद्री जीवों को भोजन के तौर पर, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भोजन के तौर पर या फिर सी फूड की कैटेगरी में रखकर जब मानवों ने इसको ग्रहण किया, तो मानव का शरीर कोई अलग शरीर तो है नहीं, और इसीलिए मानवों की बॉडी में भी ये माइक्रोप्लास्टिक जमा होते रहता है। और जमा होते होते, संचयित होते होते, आने वाले समय में जब बहुत लंबे समय तक हम माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज करते रहते हैं, ये हमारे शरीर में संचित होते रहते हैं, तो आने वाले समय में फिर ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। आप पाएंगे कि भाई बहुत ही यंग एज में जो मानव है, इसमें ऐसी बीमारियां जन्म लेने लगी हैं समय के साथ, जो एक एजेड पर्सन में भी पुराने समय में जन्म नहीं लेती थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो पॉल्यूशन है भाई, और दूसरा ये सभी चीजें जिन पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, यानी कि समुद्री भोजन में जब ये शामिल हुआ तो मानव ने भी इसको इनडायरेक्टली ग्रहण कर लिया। और वह जो WWF संस्था है, इसने बताया है कि एक औसत व्यक्ति लगभग 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग कर लेता है। यहां पर प्लास्टिक लिखा हुआ है, उसका अर्थ है माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा, मैं पेन पकड़कर खा नहीं जाऊंगा। माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में ये ग्रहण कर लेता है। अब कैसे करता है? तो ये जो विभिन्न प्रकार के आप चिप्स या फिर जो पैकेट बंद फूड खाते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इनको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि पैकेट बंद फूड है तो जिस पैकेट में ये आया है उसको नष्ट कैसे किया जाए? नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यही फिर इसको नष्ट करने के लिए बहुत बारीक पीस दिया जाता है, और यही छोड़ दिया जाता है कहां? महासागरों में। और फिर ये जल चक्र के मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये तमाम प्रकार की रिसर्च हमें ये बताती हैं कि हमारी ये जो क्रियाएं हैं, हमें कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है भाई कि हम आधुनिकीकरण से वापस से पुराने समय में चले जाएं, यानी कि जंगलों में रहने लगे। परंतु यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए हम करेंगे कि इसका उचित निष्कासन करें। अब ये उचित निष्कासन कैसे हो सकता है? तो ये जो सम्मेलन होते रहते हैं, चाहे वो G7 सम्मेलन हो, शिखर सम्मेलन हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, UNEP जो संस्था है ना, ये भी इसके लिए कार्य करती है। यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी चलाया जाता है। तो इनके द्वारा बताए हुए जो दिशा निर्देश हैं, कम से कम उनका पालन किया जाए, ताकि आने वाली संतति को इन दुष्प्रभावों से ना गुजरना पड़े। इज दैट क्लियर? अब ये आपका टॉपिक था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके पूरी की पूरी रीडिंग कर सकें और इससे आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।